नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध। अब आवाज तेजी के साथ बुलंद होने लगी है। जगह जगह तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं भी खुलकर तालिबान राज के विरोध में आ गई हैं कि नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, नहीं हम बर्दाश्त करेंगे तालिबानियों के ये जुल्म, और वहां पर तालिबानियों की बने सरकार ही है, हमें मंजूर नहीं है। और उधर तालिबानी नेता मुल्ला बरादर अभी तक कंधार में ही है, कंधार में ही है। काबुल क्यों नहीं आ रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। खबर है कि अखुंजदा तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता हो सकते हैं। और इधर भारत ने भी अफगानिस्तान के हालात पर अपनी चिंता जाहिर की है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। विदेश मंत्री ने बिना नाम लिए, नाम नहीं लिया, पाकिस्तान पर सीधा हमला। और इन सब के बीच आज ही नाटो की आपात बैठक है जिसमें अफगानिस्तान पर चर्चा होनी है, क्योंकि अफगानिस्तान के 2 चेहरे जो 2 दशक पहले थे वो 2021 में भी सामने आए हैं। कब्जा करने के बाद एक तरफ कहते हैं कि रक्षा होगी, मान सम्मान की रक्षा होगी, अधिकारों की, तो दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर जुल्म, अत्याचार और टीवी एंकर्स को निकाला जा रहा है। तो इन तमाम हालातों पर आज चर्चा होगी। मिलकर तमाम देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे और अफगानिस्तान पर चर्चा होगी। इस बीच एक बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। काबुल हवाई अड्डे पर आज सुबह फिर फायरिंग हुई है। तालिबानी आतंकियों ने एक बार फिर देश से बाहर भागने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई हैं। पिछले कई दिनों से लोग एयरपोर्ट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। करजाई एयरपोर्ट अभी भी अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिकी सैनिक किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। उधर एयरपोर्ट के बाहर भीड़ को रोकने के लिए तालिबानी लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने अपने नागरिकों और अफगान सहयोगियों को देश से निकालने के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। वाणिज्यिक उड़ानें अभी भी बंद हैं, आपको यह भी बता दें। तो लोग जो डर की वजह से निकलना चाह रहे हैं उनको तालिबानी अपनी बंदूक की नोक पर, गोली के दम पर रोकना चाहते हैं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर अभी भी हालात सामान्य नहीं है, वहां पर अभी भी गोलियां चल रही हैं और सुबह भी गोलियां चली हैं, क्योंकि अमेरिका की सेना के अंडर में है और पूरी तरीके से उनका ही अभी दबदबा है, एयरपोर्ट पर उनका ही कब्जा है। लेकिन जो लोग डर की वजह से अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं उन पर तालिबानी जो है जुल्म कर रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। और आज भी इनपुट यह है कि कई लोगों की उस गोलीबारी में जान चली गई है। और एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से, तालिबान ने जर्मन न्यूज चैनल DW में काम कर रहे पत्रकार के भाई की हत्या कर दी है और दूसरे सदस्य को बुरी तरीके से घायल कर दिया है। तालिबान काबुल में घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। पत्रकार के परिवार के बाकी लोग पिछले महीने किसी तरह बच निकले थे और पिछले कुछ हफ्तों में तालिबान ने DW के कम से कम 3 पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की। आशंका है कि तालिबान ने निजी चैनल के जो पत्रकार हैं नेमातुल्लाह का अपहरण भी कर लिया। तालिबान ने पिछले दिनों पख्तिया घाघ रेडियो के प्रमुख तूफान उमर की भी हत्या कर दी। तालिबान ने 2 अगस्त को जर्मनी के डाइट जीट अखबार से जुड़े ट्रांसलेटर की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को भी बेरहमी से मार दिया था। तो यह है आज की ये बड़ी खबर, तालिबान ब्रेकिंग की। वहां पर न सिर्फ आम नागरिकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, बर्बरता की जा रही है, बल्कि पत्रकारों को भी संजीव नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए, अभी तक बता दो यही जा रहा है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है रविवार से तालिबान के कब्जे का, तब से सबसे ज़्यादा असर पत्रकारों पर हुआ है। टेलीविज़न जो जर्नलिस्ट्स हैं ख़ास तौर पर उनको, और महिलाओं को तो कह दिया गया है कि आप काम पर ही नहीं आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पत्रकार जो तालिबान के समर्थक नहीं रहे थे उनके घर जा कर के और उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है अगर वो नहीं मिल रहे हैं। और ये भी खबर है कि अभी तक काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है और पूरे शहर को मिला लें तो रविवार से लेकर के आज तक 40 लोगों की मौत अभी तक काबुल में हो चुकी है। यानी कि 40 मौतें हो चुकी हैं उन लोगों की, विपनेश, जो निकलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर चले आएं, लेकिन जिस तरह से गोलीबारी चल रही है, किसी की जान की परवाह किए बगैर लोगों को कहा जा रहा है आप काबुल एयरपोर्ट में नहीं आ सकते, अमेरिकी कब्जे में है। और ये जो अफरा तफरी का आलम है बहुत चिंताजनक। तो संजीव, क्या ये 2 दशक जैसे हालात नहीं है? क्या वो बर्बरता नहीं है जो 20 साल पहले थी अफगानिस्तान में? संजीव, बिल्कुल। देखिए, स्थिति तो यही है कि आज की तारीख में लोग वहां से निकलना चाहते हैं और लोग जब निकलना चाहते हैं तो उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। तालिबान की कोई हुकूमत नहीं है, कोई गवर्नमेंट इन प्लेस नहीं है और ऐसे में ये जो अफरा तफरी का आलम है इसमें लोगों की जिंदगियां जो हैं वो मुश्किल में हैं। बिल्कुल।
डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं। हम मिलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो दिन ब दिन हालात खराब कर रहा है। हर दिन एक नई खबर बर्बरता की। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, खास मेहमान एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तो जो तमाम सवालों के जवाब देंगे क्योंकि वो भी लगातार अपनी पैनी नजर अफगानिस्तान पर बनाए हुए हैं। मंजू सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक है। मैडम स्वागत है आपका इस चर्चा में। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रजा फैजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और साथ ही प्रोफेसर महेंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और सबसे पहले सवाल मैं पूछना चाहूंगी मंजू सेठ आपसे। मैडम, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, क्या ये अब बर्बरता नहीं शुरू हो गई है? क्या वो दो चेहरे नहीं बेनकाब हो गए हैं? क्या ये 2 दशक वाला हाल नहीं है फिर से अफगानिस्तान में? ना पत्रकारों को छोड़ा जा रहा है, ना बच्चों को छोड़ा जा रहा है, ना महिलाओं को छोड़ा जा रहा है, और जो छोड़कर जा रहे हैं अफगानिस्तान उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं तालिबानियों की तरफ से। बिल्कुल, बहुत ही वहां तो अब लग रहा है कि केओस की तरफ बहुत जल्दी जा रहा है क्योंकि लोग वहां से परेशान हैं, प्रोटेस्ट अलग चल रहे हैं और वही वाले हालात बनते जा रहे हैं। तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है वो तो कुछ बोल रहे हैं, वो तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि सब बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, काबुल में भी पहले तो बाहर था, बाहर के प्रांतों में था, अब कैपिटल सिटी में भी शुरू हो गया है वैसे ही बिहेवियर। लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं और ऐसी तस्वीरें आई हैं कि उनको लड़कियों को उठा उठा के ले जा रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं और बहुत ही दर्दनाक हालत है। और अभी भी जो लोग वहां पे पैनिक कर गए हैं और निकलना चाह रहे हैं उनके ऊपर भी फायरिंग हो रही है। ये तो बहुत ही खराब हालत होती चली जा रही है और अभी तक सत्ता बनी नहीं है उनकी अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन अभी हुई नहीं है। और क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें आपस में कौन इंचार्ज है, किसकी बात सुनेंगे, जो तालिबान के मिलिशिया हैं, ये अभी तय नहीं हो पाया है। तो इसलिए जो जिसका मन कर रहा है, ऐसे लग रहा है जो जिसका मन कर रहा है वो कर रहे हैं। और पहले वाले जो खराब हालत थी 96 से 2001 में, वैसे ही बिल्कुल दर्दनाक हालत बनती चली जा रही है। बिल्कुल। और ये बात विप्रेश कितनी चिंताजनक है कि आप सत्ता चाहते हैं, सत्ता आपको मिल भी जाती है, लेकिन आज की तारीख में एक व्यवस्था आप बहाल नहीं कर पाते हैं। सत्ता की इतनी भूख है, व्यवस्था बहाल हो नहीं पाई है। और जो अफरा तफरी का आलम जिसे मंजू जी डिस्क्राइब भी कर रही हैं, हमें लगता है कि ये बात समझने की जरूरत है। प्रोफेसर महेंद्र सिंह से विदेश मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर साहब, क्या दिक्कत है? आखिरकार 17 तारीख को कांधार पहुंच गया मुल्ला बरादर और ये लोगों में वहां के आस जगी जो समर्थक थे कि अब तो सरकार बन गई जी, लेकिन उसके बाद फिर मुलाकातें होती हैं। वो मुलाकात जो कि होती है पुराने अफगान नेताओं के साथ और आखिरकार देखिए क्या स्थिति है। स्थिति यह है कि आज तक वहां कोई सरकार नहीं है और जो तस्वीरें आ रही हैं बहुत भयावह। देखिए, जितनी तेजी से तालिबान ने काबुल पे जीत हासिल की, उतनी ही तेजी से हालात जो है खराब होते जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि देखिए, जो तालिबान का जो फंडामेंटलिस्ट जो बिहेवियर है, उनका जो फंडामेंटलिस्ट बिहेवियर है वो अफगान के और इसे हमें थोड़ा सा जो है अफगानिस्तान की जो है जो सोसाइटी का कॉम्प्लेक्शन है वो समझने की जरूरत है। बेसिकली जो तालिबान है वो पश्तून ट्राइब्स जो है उसके लोग हैं, पश्तून तालिबानीज है। और जो बाकी ट्राइब्स हैं वो उसमें काफी जो है लोग जो है इनके खिलाफ है। इसके अलावा जैसे हजाराज हैं, ताजिक हैं, उज्बेक हैं और उसके बाद जो है पश्तून में जो नेशनलिस्ट पश्तून है वो भी खिलाफ है। तो एक जब 19 अगस्त को अगस्त 19 को इनका 102वां जो है स्वतंत्रता दिवस, आजादी दिवस मनाया गया। उसमें जो है उन लोगों की भावनाएं सामने आई, उन्होंने अपने नेशनल फ्लैग को जो है सड़कों पे लेकर उतरे और तब पाकिस्तान तालिबान का असली चेहरा सामने आया। उनको वो जो राष्ट्र का झंडा था, जो ब्लैक, ग्रीन और रेड कलर का झंडा है, जो उनका नेशनल फ्लैग है, उसको लेके 19 अगस्त को तमाम प्रोविंसेस में लोग जो है, जहां अभी भी काबुल पे तो तालिबान का कब्जा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोविंस हैं जो अभी भी रेजिस्टेंस दे रहे हैं, जो अभी भी जो है जो इस तालिबान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर आप देखिए जलालाबाद, पंजशीर, तो वहां पे ये जो है तालिबान के खिलाफ विद्रोह है। और दूसरी चीज जो है, जैसा कि बोल कि स्थिति खराब होती जा रही है। देखिए, तालिबान को
तालिबान ने सरकार चलाई थी जो है 2001 के पहले करीब 5 साल। लेकिन तालिबान का जो अभी भी उन्होंने जो अफगानिस्तान का संविधान है उसके हिसाब से कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया कि कैसी सरकार होगी, किस प्रकार की सरकार होगी। बस यही बात है प्रोफेसर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको रोक रहा हूं प्रोफेसर महेंद्र सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे हमें लगता है ऐसा है विपरीत के डिस्कशन को नई दिशा देनी होगी, क्योंकि अब ये सवाल हो जाता है रजा फैजल साहब से, पाकिस्तान से। बिल्कुल, और संजीव हम एक सवाल अगला पूछेंगे, लेकिन एक खबर आ गई है उसका जल्दी से रुक कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहीं से आगे लिए चलेंगे। तो अखुंज़ादा हो सकते हैं तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता, यह है बड़ी खबर है कि काउंसिल तालिबान सरकार को चलाएगी। और आपको यह भी बता दें कि अमीरुल मोमिन काउंसिल में सुप्रीम पद उनका होगा। तो क्या संजीव ऐसे चलेगी सरकार? देखिए, ये तो तय होना बाकी है आमिरुल मोमिन कौन होंगे, और इस पर आना पड़ेगा हमें कि आमिरुल मोमिन के क्या मायने होंगे, और मुल्ला बरादर जिसका हम नाम ले रहे हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, उनका क्या होगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तान से हमारे साथी जुड़ रहे हैं रजा फैजल साहब, पत्रकार है हमारी तरह। फैजल साहब, अब ये जो है एक आरोप वो पाकिस्तान पे लग रहा है, पाकिस्तान तालिबान का समर्थक है, सपोर्टर है, लेकिन जो स्थिति है आज की तारीख में तालिबान की वजह से अफगानिस्तान में, क्या पाकिस्तान उसके लिए जिम्मेदार नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप चर्चा कर रहे हैं, चंद हजार जो लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन काश ऐसी चर्चा आज से 20 साल पहले भी की जाती, जब लाखों की तादाद में जो रेफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान से वो हमारे मुल्क में आए और ईरान में भी गए। 30 लाख अफगान इमिग्रेंट्स दे केम टू माय कंट्री पाकिस्तान, और हमारी इकोनॉमी पे वो बहुत बड़ा असर पड़ा। सेम इज द केस विद ईरान एज वेल। ईरान में 18 लाख के करीब जो लोग गए अफगानिस्तान से, उनकी इकोनॉमी पे भी बुरा असर पड़ा। लेकिन उस वक्त कोई नहीं बोला। उस वक्त डेजी कटर्स और वो जितने भी वो मिसाइल्स थे वो मारते रहे अमेरिकन, कोई भी नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद कोई डेमोक्रेसी लेके आई जा रही है। वो डेमोक्रेसी मौकरी निकली इंसानियत की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा गया और औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। जहां पे आप बात कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन की, आई थिंक इट्स जस्ट डिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड। रजा साहब, आप 20 साल पहले जा रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। रजा साहब, रोक रहा हूं आपको। आप पास्ट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। आप पास्ट में जाएंगे तो याद करें 1971 में क्या हुआ था। आपने तो 30 लाख की बात की, करोड़ों लोग हमारे देश में आ गए और वो आकर के हमारे देश में शरण लिए हुए हैं। ये तो होता ही है, जब आप नेबर होते हैं तो आपको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, लेकिन उसकी सजा आप इस तरह से देंगे क्या? तालिबान को वहां सपोर्ट करेंगे और वहां अफरा तफरी मचा देंगे। और रजा साहब, वो पाकिस्तानी थे, आपको याद होगा, वो पाकिस्तानी थे, उनको पनाह भारत ने दी थी, भूलिए मत। आप मुक्ति बहिनी को ना शुरू करवाते, आप मुक्ति बहिनी को ना शुरू करवाते, ये सारा कुछ ना होता, यू नो। सो ये सारा कुछ इस वजह से हुआ था ना। आपके तो प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने खुद बोल के कहा। आप कहना चाह रहे हैं कि दरअसल आपने तालिबान शुरू कराया, भारत पर वो आरोप लगा करके, जो कि बेबुनियाद है। मैंने ये नहीं कहा। आप ये कहना चाह रहे हैं दरअसल कि आपने तालिबान इसीलिए शुरू करवाया। क्या ये सच है? और अगर ऐसा ये सच है तो ये कैसा घिनौना सच है? पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, वहां डेमोक्रेसी है, और वो तालिबान को प्रमोट करता है अफगानिस्तान में। देखिए, हम किसी को प्रमोट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। क्या पाकिस्तान ने मदद नहीं की रजा साहब? क्या हथियार आपने नहीं पहुंचाए? क्या आपने उनको बल नहीं दिया? क्या आप पीछे के गेट से उनकी मदद नहीं करते रहे? नजर आ रहे हैं क्या? और आज हंसी इस बात पर आती है कि पाकिस्तान अभी भी दावेदारी तालिबानियों की कर रहा है, जो महिलाओं पर जुल्म कर रहे हैं, टीवी एंकर्स को वहां से निकाल रहे हैं और अभी भी फायरिंग कर रहे हैं। टीवी एंकर्स रोड पे खड़ी हुई सारी, आप क्या फुटेजेस देख नहीं रही? CNN की आप क्या फुटेजेस देख नहीं रही? BBC की, आई कैन सी देम। देखिए, ऐसा है मैं देख सकता हूं। असल में मसला ये हुआ है ना कि आप सच को कैसे देखना चाहते हैं फैजल साहब? हमारी बैकयार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की, आप फेल हो गए। अब मान लीजिए कि आप फेल हो गए। रजा साहब, भारत फेल नहीं हुआ है। सोते को जगा सकते हैं, जागने वाले को तो जगा सकते नहीं हैं। आप चीजों को देख रहे हैं अपनी आंखों से, और बावजूद उसके आप मानने को लिए तैयार नहीं है कि दरअसल वो जो सारी अफरा तफरी है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पाकिस्तान है। हम आपके पास वापस भी आएंगे फैजल साहब। एक छोटी सी बात,
सिर्फ एक छोटी सी बात आप बोल ले। एक छोटी सी बात, हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि पिंड हाली वस्या नहीं ते उचक्के पहले आ गए। इसका मतलब यह है कि फॉर गॉड सेक वहां पे गवर्नमेंट तो बनने देना। अभी तो वो जुमा 8 दिन भी नहीं अगर उनको हुए वहां पे आए हुए, उनको गवर्नमेंट तो बनाने दीजिए तालिबान को, फिर देखेंगे। वैसे ये बात आखिरी आपको भी बताते चले कि पाकिस्तानी पंजाबियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं पठान। पता नहीं कैसे आपके साथ वो ट्रीट करेंगे, लेकिन चलिए ये तो वक्त बताएगा। पर हमें जाना चाहिए मेजर जनरल परिहार के पास, क्योंकि परिहार साहब अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर अफरा तफरी इसलिए है कि वहां पर एक गवर्नमेंट नहीं है। पर गवर्नमेंट बने तो कैसे? सत्ता की भूख थी, सत्ता ले लिया, लेकिन विद इन द पावर स्पेक्ट्रम वहां कई नेता हैं। अब जैसे कि हमारी सहयोगी विपनेश ने बताया कि हैबतुल्लाह अखुंजादा होंगे वहां के मोमिन, और उनके नीचे आएंगे मुल्ला बरादर। अब कल तक हम ये कह रहे थे कि मुल्ला बरादर जो हैं वही राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, अब ये हैबतुल्लाह अखुंजादा होंगे। अभी और भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही मजबूत हैं, और उनका क्या होगा, वो पद लेंगे या नहीं लेंगे? तो क्या पावर शेयरिंग में आप दिक्कत देख रहे हैं वहां? और संजीव, एक और मैं सवाल जो आपने स्टार्टिंग में उठाया कि सर क्या वजह है, इतने दिन हो गए कंधार आए हुए, काबुल क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, पहले तो मैं हमारे पाकिस्तानी बातें कही के साथ ही मैं कहना चाहूँ, गुरिल्ला वारफेयर करना बात अलग होती है और गवर्नेंस चलाना बात अलग होती है। कोई भी देश एक पल के लिए भी बिना राष्ट्रपति या सरकार के नहीं रह सकता है, और ये कह रहे हैं कि सरकार बनने तो दीजिए। तो यही सबसे बड़ा फेल्योर है कि सरकार बनने तो दीजिए, यानी कि इनमें आपस में ही एकमत नहीं है। रहा सवाल तालिबान अकेला ही नहीं था, इसके साथ में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं वो इसमें शामिल थे, आईसिस के लोग शामिल थे, जैश के शामिल थे, और हो सकता है कि जैसा अभी इन्होंने बताया कि मुक्ति वाहिनी आपने बनाई, तो मैं इसके राइटिंग रीडिंग गिविंग द लाइन अगर मैं पढ़ूं तो ये है कि हमने भी मुक्ति वाहिनी बनाई है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लोग जाके वहां पर जो है वो तालिबान के नाम पे लड़े। हाँ, वो बैकफुट पर आ गए जब हम लोगों ने ये कहा था। तो मैं रजा साहब, लेकिन रजा साहब जब पत्रकार हैं, जाहिर है कि वो फैक्ट्स नहीं रख सकते उस तरह से। उन्हें अपनी सरकार और अपने देश को डिफेंड करने का पूरा हक है, और मैं इस हक को इज्जत पेश करता हूं। वो बिल्कुल यही कहेंगे जो उनको कहना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी उनका कहना बिल्कुल ठीक है। वो झूठ बोलेंगे तो वो अपने देश के लिए बोल रहे हैं, तो वो ठीक है, और हमें सब पता है कि क्या है। अब यहाँ जो सवाल ये आता है कि जो हक्कानी ग्रुप है तालिबान के साथ में दूसरे मिले हुए हैं, अब उनको ये लग रहा है कि सारा क्रेडिट तो तालिबान ले जाए तो हम क्या ऐसे भूखे ही घूमते रहेंगे। तो वो ये है कि वो अपनी एक्टिविटीज करेंगे। पाकिस्तान का रोल मैं नहीं बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि मेरा आज का फोकस सारा कैसे अफगानिस्तान में शांति हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो, इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ। नहीं तो मेरे पाकिस्तानी मित्र उसको उस तरफ दूसरी तरफ खींच ले जाएंगे। हैफतुल्लाह जो है, इनके अखुंजादा जो है, वो सुप्रीम कमांडर ही कहे जाएंगे, पर वो उनका जो चेहरा है वो इस्लामिक कानूनों के ऊपर जो बार्बरिक है। मैं इस्लामिक कानून, शरीयत कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, मगर जो तालिबान जो बात करता है वो शरीयत कानून नहीं है, वो उनके बार्बरिक अपने खुद के हैं। जो कोई भी देश जो एक सभ्य सामाजिक देश 21वीं शताब्दी में, इस्लामिक देश मैंने इतने देखे हैं, उनके कानून अलग होते हैं, और ये बिल्कुल ही एक 10,000 साल पहले की बातें करते हैं। तो उसको लाने के लिए आगे बढ़ाने वाले जो जस्टिस और इस तरह के जो कानून होंगे, इंटरनल अफेयर अखुंजादा के पास रहेंगे, ये मैं मानता हूँ। बराबर इनके एक्सटर्नल फेस हैं, और जो को फाउंडर इसके रहे हैं, तो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में वो थोड़े आगे हैं। तो हो सकता है अभी तो सर जो आप कह रहे थे स्टार्टिंग में, जो पॉइंट आपने रेज किया कि अभी तो वक्त है, ये जो तालिबानी सो कॉल 4-5 नेता है ना, इनकी एक राय नहीं है। कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, कौन हुकूमत चलाएगा, अभी तो इसी पर ही तकरार होनी है बड़ी। आप देखिए ना, आप बरादर जो है कंधार से निकलकर काबुल नहीं आ रहा है, वो काबुल आ ही नहीं सकते जब तक कि वहां पर। ठीक है सर, इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बस एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद संजीव फौरन लौट रहे हैं और कई और सवालों के साथ इसी चर्चा को आगे लिए चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।